दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिलेटेड एक झटका हाल ही में रिसेंटली लगा है। तो वैसे हम लोग आईईएक्स के रिजल्ट वैसे भी अपडेट करने वाले थे, पर हमारा प्रयास रहता है कि वेटेज वाइज हम लोग आप लोगों के साथ रिजल्ट अपडेट करें। वेटेज वाइज यानी जहां पे ज्यादा वेटेज है वहां पे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है रिजल्ट अपडेट करने की। अब हालांकि आईईएक्स के भी रिजल्ट अब अपडेट करते 0.5% खाली वेटेज है, राइट। तो बहुत उसकी जल्दबाजी नहीं है, वो भी हम करते। पर अब जबकि ये एक अनाउंसमेंट आया है तो देखना जरूरी बनता है फटाफट कि चलो क्या इससे इफेक्ट होगी आईईएक्स के प्राइस पे, बिजनेस पे, ओवरऑल हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिर देना चाहिए क्या? चलो तो देखते। अगर हमारा बहुत बड़ा वेटेज होता तो कुछ क्विक डिसीजन बनता था, राइट। पर जब आपका आधा वेटेज, 0.25% वेटेज है तो ऐसे बहुत बड़ी कोई चिंता नहीं है। पर फिर भी अगर ग्रोथ नहीं मिलने वाला है तो बिल्कुल स्टेक रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों रिसेंटली जो अपडेट मिनिस्ट्री से आया है सीईआरसी को, वो है मार्केट कपलिंग रिलेटेड। अब मार्केट कपलिंग रिलेटेड यानी क्या ये लोग सारे एक्सचेंजेस मर्ज करना चाहते हैं? अगर ऐसा तो तीन तीन एक्सचेंजेस है, फिर ये बने क्यों? अब तीन में से एक कर रहे, अभी क्लियरिटी नहीं है। क्या ये लोग रीजियन को मर्ज करना चाहते हैं, राइट, जैसे यूरोप में है? तो अभी हाई क्लैरिटी नहीं है, तो इमीडिएटली हमें भी लोगों की बातों पे जंप नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आईएक्स के भी अनुसार कि अगर सही में मार्केट कपलिंग करते हैं तो इनोवेशंस को तोड़ता है ये। तो जैसे हम ओला उबर को एक कर दे, राइट, कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिलेगी। कोका कोला पेप्सी को एक करे या एनएससी बीएससी को एक कर दे, राइट। अपडेट की थोड़ी वेट करनी चाहिए कि ये रियल में कितना अफेक्ट कर सकता है आईएक्स के बिजनेस। अगर एक्सचेंजेस मर्ज करते हैं तो डेफिनेटली इससे वॉल्यूम में फर्क पड़ सकता है। हालांकि आईईएक्स ऑलरेडी करीबन 90% का वॉल्यूम में मार्केट शेयर रखता है, तो लीडर तो वही है। दूसरे दो जो एक्सचेंजेस है उनका वैसे भी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है, ये इमीडिएट डिसीजन दोस्तों नहीं आ सकता है, राइट। दोनों ओर से वरी है, क्या इससे धंधे घटेंगे? अगर धंधे घटेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज है। अगर धंधों पे 5-10% फर्क पड़ता है तो एवरेज न्यूज है, राइट। तो ये डिसीजन हम कुछ देर बाजू में छोड़ देते हैं। पर इसके साथ दोस्तों आईईएक्स में अगर निवेश है तो ये भी देखना बनता है कि आईईएक्स का भविष्य क्या है। क्या यहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करके बने रहना चाहिए? अगर बने रहे तो कितना वेटेज रखना चाहिए और मैं क्या ग्रोथ की उम्मीद करूं? नियर टर्म अभी क्या हाल है? पिछला साल अत्यंत बुरा रहा, क्या ये साल भी बुरा रहेगा? दोस्तों इन्हीं सब सवाल के चलो जवाब हम लोग ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम आईएक्स के बिजनेस इंडस्ट्री पे थोड़ी ईगल्स आई व्यू करते हैं। दोस्तों ये जो सेक्टर है जहां पे आईईएक्स डील करता है पावर, यहाँ पे 4D आने वाला ग्रोथ डिसाइड करेगा। जैसे 4D में पहला डी है डीकार्बनाइजेशन। दोस्तों डिप्लॉयमेंट ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, हमने देखा कैसे विंड और सोलर में यानी रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का फोकस बढ़ता जा रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग एनर्जी मिक्स। अभी तक दोस्तों हम देखें तो पहले तो रिन्यूएबल था ही नहीं, पर अभी 2010 में ये 33% हिस्सा रखने लगा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भारत में। आज 41% हिस्सा बना चुका है और हमारा एज पर पेरिस एग्रीमेंट भी तो ये टारगेट है कि 2030 तक भारत 50% रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस करेगा। तो हम बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। दूसरा दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन, स्मॉल स्केल जनरेशन अक्रॉस transformation and distribution network, empowered consumer economic power shift, and 4D is digitization, right? तो दोस्तों अभी 172 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है, इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो। हम ये 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी पहुंचाने वाले हैं टिल 2030। तो बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट था और हम उस पर जा रहे हैं। इनफैक्ट जब भी मैं आईएक्स के रिजल्ट अपडेट करता हूं मुझे फिगर चेंज करनी पड़ती, इतना फास्ट हम रिन्यूएबल की और दोस्तों बढ़ रहे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू चेन कुछ इस प्रकार से है। एक
एक पार्ट होता है दोस्तों जनरेशन। हम एनर्जी ट्रांजिशन देख सकते हैं दोस्तों, अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 416 गीगावाट है, जो 2030 आते आते हम 817 ले जाना पड़ेगा, और ये प्रोजेक्शन में है, जिसमें से कोल अभी 237 है, जो खाली 267 बढ़ेगी। यानी कोल से जो हम प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी 57 कर रहे हैं, वो 2030 में 32% करेंगे। रिन्यूएबल एंड हाइड्रो 172 गीगावाट अभी है, ये 506 पहुंचेगा, तो अभी 41% कैपेसिटी है, ये 62% 2030 तक प्रोजेक्टेड है दोस्तों। तो इसे सीधा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस हमको दिखता है दोस्तों। इंडिया में जैसे सेकंड फेज में हम ट्रांसमिशन देखे, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है, इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी 112.3 गीगावाट, 4.63 लाख सीकेएम्स ऑफ ट्रांजिशन लाइंस। दोस्तों रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग हमने पिछले कुछ सालों में यहाँ पे देखी है, राइट। रिफॉर्म्स आर अंडर वे, जहां पे AT&C लॉसेस को कम किया जा रहा है, रिडक्शन इन आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड एंश्योरिंग फ्यूचर पेमेंट्स। हमने कुछ साल पहले ये बड़ा प्रॉब्लम देखा था दोस्तों, राइट। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम्स, चॉइस टू कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन एज डीकार्बनाइजेशन लीवर, जैसे ईवी, कुकिंग, ट्रैक्शन, राइट। ये सब कुछ इस प्रकार से पूरी इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन में हम बदलाव देखेंगे। दोस्तों पूरी 416 गीगावाट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो कुछ इस प्रकार से बटी हुई है। 237 गीगावाट फ्रॉम थर्मल, 125 फ्रॉम रिन्यूएबल, 47 फ्रॉम हाइड्रो एंड 7 गीगावाट फ्रॉम न्यूक्लियर। यहाँ पे प्राइवेट करीबन 50% स्टेक रखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दोस्तों पावर एक्सचेंज का ग्रोथ तो होगा, पावर एक्सचेंज का ग्रोथ एक तो लो पेनिट्रेशन से होगा, साथ में डिमांड में भी अच्छे ग्रोथ की उम्मीद लग रही है। जैसे आप देख सकते हो पिछले सालों में 4% का ग्रोथ था, पर अब 6% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे पावर कंजप्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इंडिया का जीडीपी वैसे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। 60% के दर से जब आपका जीडीपी बढ़ता है, तो पावर की भी डिमांड बढ़ती है साथ में। क्यों? कोर सेक्टर, ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कुकिंग, ये सारी चीजें दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को बढ़ाएगी। रैपिड अर्बनाइजेशन एलोंग विद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। हम जानते हैं दोस्तों टॉप 20 में से 17 शहर दुनिया के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है वो भारत के हैं दोस्तों। तो जब भारत के शहर बड़े बन रहे, भारत के शहर ग्रो कर रहे दोस्तों, पावर की डिमांड रहनी चाहिए। कंज्यूमर डिमांड ग्रोथ, जैसे पावर ऑन 24/7 बेसिस, अब आखिरी गांव तक भी दोस्तों पावर पहुंच चुका है। इसी साल हमने 9.5% का दोस्तों ग्रोथ देखा पावर में। तो इलेक्ट्रिक की डिमांड तो दोस्तों बढ़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन सब चीजों के आधार पे दोस्तों 6% ग्रोथ तो उम्मीद करना ही चाहिए ना। सो दोस्तों यहाँ पे IEX का रोल बनता है। IEX जो कि 3 एक्सचेंज में सबसे बड़ा है और 89% का मार्केट शेयर है, ये डिमांड से IEX को दोस्तों फायदा होना चाहिए। तो थोड़ा हम IEX की डिटेल देख लेते हैं कि अब तक IEX का परफॉर्मेंस क्या है, इस साल क्यों घटिया परफॉर्मेंस है, क्यों टूटा है, राइट। और अब हम उम्मीद क्या करें। अब दोस्तों यह है IEX के डेटा। हमने देखा पिछले साल शेयर ऑलरेडी आधा हो गया, 45% डाउन है। धंधे इनके 60% से टूटे, तो टूटे धंधे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। धंधे टूटेंगे तो शेयर तो गिरेगा ही। प्रॉफिट इनके नहीं टूटे, चलो, पर धंधे टूटे, दिस इज नेगेटिव, राइट। कंपनी टोटली डेट फ्री है, ओवरऑल फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी हाई क्वालिटी कंपनी। दोस्तों जब इन लोगों का IPO आया, उस समय जो डेटा दोस्तों हम लोगों ने देखे, ये आपके सामने है। IPO जब दोस्तों इन लोगों का 2018 में आया, 256 करोड़ का इनका टर्नओवर था। वी सॉ दैट कंपनी का टर्नओवर 70 से 256 तो ऑलरेडी लिस्टेड नहीं था, तभी चला गया। तो 3-4 गुना तो इनका टर्नओवर बढ़ा है। तो ऐसा तो है नहीं हमारी एंट्री होगी और टर्नओवर गिरेगा। स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी कि यस इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहेगी, मार्केट पावर एक्सचेंज नया है तो धीमे धीमे ग्रोथ करेगा। हमने उम्मीद की कि यस ग्रोथ दिखना चाहिए, 15% ग्रोथ उम्मीद करेंगे, राइट। सो यस वी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी सिंस IPO। प्रॉफिट इनके उस समय 132 करोड़ के थे दोस्तों। कंपनी डेट फ्री कंपनी थी,
राइट। कंपनी के मार्जिन बड़े ही तगड़े थे, क्योंकि जो कंपनी मोनोपोली डिओपोली होती है वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन न होने के कारण मार्जिन दोस्तों उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इनके हम तगड़े मार्जिन यहाँ पे देखते हैं। और वैसे भी एक्सचेंज जिसके कोई बड़े खर्चे नहीं होते, ये लोग कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करते हैं। तो हमने वो टाइम भी बताया था कि अगर ऐसी कंपनी हमारे पास होगी, कंसिस्टेंट डिविडेंड दोस्तों उम्मीद करने का, राइट। 1600 1700 दोस्तों 1400 से 1600 इनका पहले साल का प्राइस था, राइट। करीबन हम कह सकते 35 से 40 के पीई पे फर्स्ट ईयर ये ट्रेड कर रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता 2022 तक हमने देखा 431 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर हो गया, मतलब 250 करोड़ का 431 करोड़। तो यस, कंपनी वॉज ग्रोइंग, तो ग्रोथ में कोई चिंता नहीं थी, राइट। पर पिछला साल ग्रोथ नहीं हुआ, दिस वॉज नेगेटिव। और इसीलिए हम Q1 पूरे साल के बिगिनिंग से कह रहे थे दोस्तों कि वॉल्यूम टूटे है, तुरंत एवरेज नहीं करने की। दोस्तों देखो, वॉल्यूम बड़े इंपॉर्टेंट है। जब धंधे डैमेज हो तो एग्रेसिव नहीं होने का। यूं ही शेयर टूटा है, प्रॉफिट टूटा है, तो आप एग्रेसिव हो जाओ। पर अगर कोई भी शेयर टूटता है धंधे बिगड़ने की वजह से, उधर ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं बताने का, धंधे सुधरने दो फिर लोगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल 100% हमने दोस्तों एवरेजिंग नहीं करने को बताया था। और हमने इनका वेटेज, हम खुद यहाँ पे इनिशियली दोस्तों 1.5% जैसा वेटेज रखते थे सिंस आईपीओ, पर वॉल्यूम गिरावट में थे, हमने हमारा वेटेज आधा टका किया, राइट। ये देखो आधा टका क्यों क्यों पूरा निकल नहीं गए। तो कभी ये 15-20 साल में आप देखोगे कि आपकी कंपनियों के वॉल्यूम टूटेंगे, धंधे गिरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है परमानेंटली बंद हो जाएगी, पर हाँ वॉल्यूम गिरे हैं, आपको पता नहीं है कब सुधरेंगे, 1 साल 1.5 साल 2 साल। तो वहां बैठ के क्यों टाइम बिगाड़ने का, वेटेज डिक्रीज करो, वो पैसे को तब तक रहने दो दूसरी जगह पे जहां पे ग्रोथ मिले, राइट। पर हाँ कंपनी बुरी नहीं है, ये अच्छी कंपनी है, जैसे वॉल्यूम आएंगे आप वेटेज को बढ़ा सकते हो, राइट। सो दिस वाज रिकमेंडेड बाय अस दैट डिक्रीज द वेटेज, राइट। प्रॉफिट इनके हालांकि टूटे नहीं, पर प्रॉफिट नहीं देखते दोस्तों। अगर वॉल्यूम नहीं सुधरे तो प्रॉफिट तो टूटेंगे ही, भले 1 साल इनको बचाया है, राइट। मार्जिन इनके इनफैक्ट इंक्रीज हुए, तो ये देखना पड़ेगा मार्जिन कहां से इंक्रीज हुए। अब हाउ, तो ऑलरेडी हमने इस साल आधा देखा। देखो लास्ट ईयर का इनका प्राइस 300 हाई था, 107 लो था। ये साल हमने लोअर हाई देखा 252 का, लोअर लो नहीं देखा है दोस्तों। 126 का इस साल का हमारा लो है। तो अभी हमने इस साल हाई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि धंधे डैमेज है, राइट। हम लोअर लो लगा सकते हैं क्या, जरूर लगा सकते हैं, अगर धंधे नहीं सुधरेंगे तो करे क्या, राइट। चलो रिसेंट पोजीशन पे हम लोग आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साल के रिजल्ट लिखे हैं, क्वार्टर के रिजल्ट लिखे हैं, Q4 के और सेगमेंट के, राइट। हम देख के सीधा यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि देखो पावर सेगमेंट में ग्रोथ -1% हुआ है, जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। तो भाई तुम्हारा ग्रोथ होगा नहीं तो धंधा तो गिरने ही वाला है, राइट। गैस में बिल्कुल हुआ नहीं, और कार्बन जो इनका बिल्कुल नया सेगमेंट है, राइट। इन्होंने लास्ट ईयर इनफैक्ट लॉन्च किया, वहां पे इनको कुछ धंधा आने लगा है, पर ये कोई बड़ा शेयर नहीं रखता है। तो ओवरऑल हमने इस बार गिरावट देखी पूरे उनको सारे जगह से, ये ग्रोथ नीचे हुआ, धंधे 7% से गिरे। अब देखो अब तक क्या था, 9 मंथ में 3% ऑलरेडी डाउन थे, तो धंधे तो अच्छे थे ही नहीं। धंधे अच्छे नहीं थे तभी तो वेटेज घटाने का हमने कहा था। पर अभी Q4 में भी धंधे सुधरे नहीं है, -3 था, Q4 में और गिर के आया -4। तो ओवरऑल साल का हमने देखा दोस्तों -7% का इनका ग्रोथ रहा दोस्तों। बिल्कुल परमिटेबल नहीं है, धंधे गिरे वो, प्रॉफिट गिरेंगे सुधर जाएंगे, धंधे गिरेंगे पता नहीं कब सुधरेंगे, और शेयर को ज्यादा मार पड़ती है। तो दिस इज एक्सट्रीमली नेगेटिव। अब हमें देखना चाहिए ये क्यों हुआ। वैसे हम बचे प्रॉफिट में कैसे बचे कह सकते, क्योंकि इन्होंने कॉस्ट कम किए। 60% से धंधे गिरे पर खर्चे भी इनके डाउन हुए। हमने ओवरऑल देखा तो प्रॉफिट तो बिल्कुल गिरे नहीं, राइट। ऐसा क्यों हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। दोस्तों इनका सबसे बड़ा खर्चा एम्प्लॉइज का है, वो जो सबसे बड़ा खर्चा है वो 17% से इनका इस साल डाउन हुआ,
जिसने प्रॉफिट को ग्रोथ किया। अब ये हर साल थोड़ी ना एम्प्लॉय के कॉस्ट को गिरा पाएंगे दोस्तों, ये प्रैक्टिकली हर साल पॉसिबल नहीं है। तो एक ही बड़ा चैलेंज है धंधा, वो हमको रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इनको पूछते हैं भाई तुम्हारा धंधा क्यों गिर रहा है और कब सुधरेगा। इन्होंने पिछले क्वार्टर में बोला था कि लास्ट ईयर हमें सप्लाई प्रॉब्लम था, कोल में दाम कॉमोडिटीज के काफी बढ़े हुए थे, तो वर्ल्ड वाइड एनर्जी की पीक थी, कॉमोडिटी का सप्लाई हुआ नहीं, जिसकी वजह से धंधे इनके डाउन थे। पर इस बार कोल का प्रॉपर सप्लाई है, तो इस बार धंधे डाउन नहीं होंगे, ये साल अच्छा रहेगा। अभी तक तो नहीं दिखा है, मतलब क्वार्टर 4 में इसकी कोई झलक नहीं दिखी है सुधरने की। तो अब सुधरेंगे कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है, पूछना पड़ेगा इनको। चलो देखते हैं दोस्तों। तो पिछले साल इंक्रीज इन इंपोर्टेड कोल प्राइस, एक तो कोल प्राइस में हैरान किया, राइट। गैस प्राइस इंक्रीज, मतलब ओवरऑल हम जानते हैं ये लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन था वो कॉमोडिटी बेस्ड इन्फ्लेशन था, कॉमोडिटी के दाम दुनिया भर में बढ़े हुए थे। तो वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम, वर्ल्ड को बिजली चाहिए पर वो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें हैं वो सब महंगी, तो इसकी इफेक्ट एक्सचेंज को भी पड़ी, लोअर वॉल्यूम हुए दोस्तों, राइट। सेकंड, इंडिया में, राइट, कोल सप्लाई एंड इन्वेंट्री क्या था दोस्तों। पिछले साल आप देख सकते हो कोल इन्वेंट्री एट पावर प्लांट, इन्वेंट्री डेज कम थे, खाली 9 इन्वेंट्री दिन थे, जो नेगेटिव चीज है, राइट। इस साल इन्वेंट्री डेज आपके बढ़ चुके हैं। कोल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय नियरली 15% ईयर ऑन ईयर एंड डिस्पेक्ट टू पावर सेक्टर इंक्रीज बाय 9%। तो इस साल लास्ट ईयर वाला प्रॉब्लम आपको पड़े ऐसी कोई उम्मीद दोस्तों नहीं है। ये साल हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों लो कॉमोडिटी प्राइसेस की वजह से अगेन 15% से धंधे दोस्तों, तो सेल्स हमारे हम वापस से इस बार, देखो प्रॉब्लम पता चल गया पिछले साल क्या है, ये प्रॉब्लम अभी तो है नहीं, इन्फ्लेशन डाउन है, तो ये साल उम्मीद करेंगे धंधे बढ़ेंगे ऐसा, राइट। अब दोस्तों ये तो हम उम्मीद कर रहे धंधे बढ़ेंगे, पर नहीं बढ़े तो एश्योर भी कर लेते हैं ना। देखो अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये जून महीने में, तो जून महीने में अप्रैल के तो या मई के तो अपडेट आ चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे मई का अपडेट आपके सामने बीएससी की वेबसाइट पे खोल के रखा है देखने के लिए। दोस्तों कंपनीज महीने की शुरुआत में अपने वॉल्यूम पब्लिश करती है कि हमारे पिछले महीने वॉल्यूम कैसे रहे। तो ये मैंने मई महीने का वॉल्यूम का डेटा निकाला दोस्तों। IEX अचीव्ड वॉल्यूम कितना है, इंक्रीज 8% ईयर ऑन ईयर। देखो ये अब तक डिक्रीज होता जा रहा था, तो ये तो पहला महीना है जब हमने वॉल्यूम को इंक्रीज होते हुए देखा है, राइट। तो देखो ये साल मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करूंगा कि सेल्स डिक्रीज होंगे। इन फैक्ट ये साल हम उम्मीद करेंगे करीबन साल खत्म होते होते हमें वापस 12 से 15% का ग्रोथ दोस्तों मिले, राइट। कितना 12-15% में उम्मीद कर रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं आ जाता हूँ वापस मेरे एक्सपेक्टेशन पे। उम्मीद मुझे कितनी है, 12-15%। मैंने डेटा में डाली कितनी है, बिल्कुल कंजर्वेटिव, ताकि ज्यादा उम्मीद नहीं रखने की। मैंने खाली 10% का अभी सेल्स ग्रोथ उम्मीद किया है, जो कंपनी कहती है उससे भी कम है, राइट। 10% का मेरा एस्टिमेट इस साल का। ये 10% के हिसाब से दोस्तों 2024 में हम 441 करोड़ का टर्नओवर देखेंगे। तो मतलब पिछले साल जो हमारा टर्नओवर डिक्रीज हो गया था, ये साल वापस हम लाइफ टाइम हाई टर्नओवर देखेंगे। मार्जिन हमारे तो ऑलरेडी अच्छे, राइट। मैं मार्जिन अभी इनके आप क्वार्टर 4 में देखो 80% के हैं, राइट। 80% मार्जिन, ऑलराइट, देख सकते हो कितने हैं, 82। मैं उससे भी कंजर्वेटिव 80% उम्मीद करके अगर करूं तो प्रॉफिट दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं इस साल 353 करोड़, जो अगेन लाइफ टाइम हाई है। तो सेल्स भी इस साल लाइफ टाइम हाई होंगे, प्रॉफिट भी इस साल लाइफ टाइम हाई होंगे। ईपीएस 4 रुपया हो जाएगा। हमारा फेयर वैल्यू 119 का बनता है एट पी ऑफ 30, राइट। तो बराबर फेयर वैल्यू है। अभी कितना भाव चल रहा है, 123 रुपया, तो फेयर वैल्यू के करीब ही है ना, राइट। ऐड कर सकते हैं, उम्मीद करेंगे ग्रोथ आएगा, राइट। ये जो मैंने डेटा आपके साथ डिस्कस किया, इसमें मैंने जो आज जो अनाउंसमेंट जो हुआ है, कौन सा, मार्केट कपलिंग वाला, राइट, वो उसकी इफेक्ट यहां पे नहीं आई है, क्योंकि वो खुद कंपनी कह रही है कि भाई अभी उनको भी क्लैरिटी चाहिए, राइट।
तो करने दो उनको, 2-3 दिन बाद क्लैरिटी हम देखेंगे उस समय। अभी मैं ये उम्मीद करूंगा 15% का ग्रोथ तो मुझे आने वाले समय में भी मिलना चाहिए। 1000 करोड़ का टर्नओवर 2030 तक उम्मीद करेंगे, 200 रुपए का फेयर वैल्यूएशन होगा। कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है, हर साल देती जाएगी। लॉन्ग टर्म में कोई चिंता नहीं, उम्मीद क्या रखने की दोस्तों। आप बहुत ज्यादा उम्मीद रखोगे वो गलत है, राइट। मैं नेगेटिव हो जाऊंगा वो गलत है। अब ये सेक्टर में क्यों नेगेटिव हो, राइट। अब ये अनाउंसमेंट जो हुआ है उसको भी तो पूरा खुल जाने दो, राइट। सो ऐसा नहीं है आधे टके में मैं लुट जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। आधा टका है, क्लैरिटी आने के बाद देखेंगे बढ़ाना कि नहीं। अभी आधे टके को क्या घटाएंगे, राइट। अगर ग्रोथ नहीं मिलने वाला है भविष्य में बिल्कुल, तो हम सेल करेंगे। बाकी ग्रोथ आएगा 12-15%, कोई टेंशन नहीं है ऐसी कंपनी में। पूरी कितने बढ़िया मार्जिन, आप कभी उम्मीद नहीं करोगे ऐसी कंपनियां लॉसेस करेगी। सो यू कैन गेट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, राइट। यहाँ पे जो इनके दूसरे दो दोस्तों सेगमेंट है, गैस में भी हम आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ उम्मीद करेंगे। वो दोनों में, गैस एंड कार्बन एक्सचेंज जो है ये भी वॉल्यूम में यहां से 5-6 गुना हो जाएगा। तो देखो अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग इनके पास, बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे धीमे धीमे, राइट। अभी ये नेगेटिव हुआ है न्यूज से, कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने चार्ट आपके सामने रखा, देखो मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं। 122 122 में EMA है, 122 से 98-80% रिट्रेसमेंट है। 122 से 98 में ऐड करे, चिंता ना करे, पर वेटेज रखना प्रॉपर। आप हर गिरावट में माल ले करोगे 5% वेटेज हो जाएगा, 5% इधर नहीं रख सकते आप। कहां यहाँ पे 20% ग्रोथ की उम्मीद रख रहे हो, नहीं। तो आधा टका वेटेज बराबर है। 122 से 98 में आप ऐड करो, 250 पे आपको 2 साल में बेचने को मिलेगा। फिर देखेंगे लॉन्ग टर्म में इसमें क्या करना है, बराबर है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब कंपनी के चेयरमैन को अभी पूरी क्लियरिटी नहीं है, वो लोग अभी मिनिस्ट्री से बात करेंगे हम कैसे डिसीजन पे आ जाए। अभी आज फड़फड़िया आया, लेटर आया आपके पास, और आप बोलो नहीं ये गिरेगा, राइट। इतनी जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं, बराबर है। सो आई होप जो बातें की वो समझ में आई होगी। डिस्क्लोजर बता दो दोस्तों, हम कह रहे हैं इसलिए आप डिसीजन मत लो, आप अपने हिसाब से सोचो आपको क्या करना है आपकी कंपनी में। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.